चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आ गए हम ड्रग्स की बात में। ठीक है, तो हमें ये जो ये रीएब्जॉर्ब वगैरह हो रहा है ना, हमें क्या है, डाययूरेटिक का क्या मतलब है कि रीएब्जॉर्ब नहीं होने देना, सब बाहर निकाल देना है। ठीक है, आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों को जब किसी का बीपी बढ़ा होता है तो उसके क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने डाययूरेटिक भी देखा था। यस मैम। देखा था ना। तो डाययूरेटिक्स क्या करते हैं कि यूरिन के थ्रू सब बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एडिमा, एडिमा क्या होता है, स्वेलिंग बॉडी में। जब आप लोगों ने देखे कोई कोई ऑर्गन देखे होंगे, वहाँ पर वो ऐसे सूज जाता है, उसमें क्या होता है कि सॉल्ट वहाँ इकट्ठा हो जाता है और पानी भी इकट्ठा हो जाता है। देखते हो आप लोग, देखते हैं कि हाथ पाँव में किसी की ऐसे स्वेलिंग रहती है, डॉक्टर बोलता है कि इसकी किडनी में किडनी खराब है या फिर किडनी में कोई टॉक्सिसिटी है, इसकी वजह से सूजन हो रहा है, ऐसा कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा घर पे। वो जो स्वेलिंग है उसको कहते हैं एडिमा। ठीक है, उसमें क्या है कि किडनी से जो भी चीज़ें वो रीएब्जॉर्ब हो जा रही है, सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हो रहा है, पानी रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है और वो बॉडी में किसी जगह पे जम जा रहा है, उसी को कहते हैं एडिमा। ठीक है, तो इस केस में हम देते हैं इनको, और बाकी हम लोग आगे को देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो डाययूरेटिक ड्रग है उसका मेन मकसद यही है कि जो पानी है और जो सॉल्ट है उसको रीएब्जॉर्ब नहीं होने देना है। अब वो कैसे होगी देखते हैं। तो सबसे पहले ड्रग्स के बारे में देखते हैं। इसमें ना 3 कैटेगरी होती है ड्रग। एक होती है हाई एफिकेसी, बहुत ज़्यादा एफिकेसी होती है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है ये और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो हाई एफिकेसी में आते हैं आपके लूप डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक से क्या समझे, लूप ऑफ हेनले देखा था, तो लूप डाययूरेटिक लूप ऑफ हेनले में ही कहीं पे काम करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम है लूप डाययूरेटिक्स। उसके नीचे लिखा भी है इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो इधर आओ, इधर आओ ना। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ये को ट्रांसपोर्टर कहाँ था हमारा, सेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले। तो ये क्या करेंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे, मतलब ये जो गेट है ना, इस गेट को बंद कर देंगे। अब इस गेट की वजह से सॉल्ट बॉडी में वापस जा रहे थे, गेट बंद हो जाएगा तो सॉल्ट बॉडी में वापस जा पाएंगे नहीं। तो फर्स्ट वाले हो गए हाई एफिकेसी, जिसको कहते हैं लूप डाययूरेटिक, क्योंकि लूप में ही काम करते हैं और लूप ऑफ हेनले में ही काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहां पर तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो चैनल है उसको ये ब्लॉक कर देंगे। चैनल बंद हो गया तो सॉल्ट बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा और सारा बाहर पे निकल जाएगा। ओके, तो अभी इसके अंदर देखो, ये इसके क्लास है। ठीक है, ड्रग ये है, ये क्लास है, जैसे सल्फामोइल डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर होगा सल्फामोइल का। तो सल्फामोइल डेरिवेटिव, इसमें जो ड्रग आती है ये आती है आपकी फ्यूरोसेमाइड। ये आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में बहुत देखी होगी। ठीक है, बेसिक्स करके कुछ आती है ड्रग, बेसिक्स करके ना सुना होगा। तो ये हो गई आपकी फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, और इसके अंदर ब्यूमेलेनाइड, कुछ भी हो, कोई भी याद करेगा। देखो इसमें गेट में आए हैं ये, गेट 1988 में आ रहा है, 89 में, 93 में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स में आ रहा है। तो इनमें से कोई भी ड्रग याद रखो, फ्यूरोसेमाइड बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसलिए इसको याद रखो। जो ब्यूमेलेनाइड है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब उससे भी ज़्यादा एफिकेसी पोटेंट है। ठीक है, दूसरी है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ये क्लास है। ठीक है, तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर जो ड्रग आती है वो है आपकी एथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, और तीसरी जो क्लास है वो है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स, और इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है मर्सालिन। ठीक है, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद कर लो। हाई एफिकेसी यानी लूप डाययूरेटिक, लूप डाययूरेटिक का काम है डिसेंडिंग एसेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले में जो ये को ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, इसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसके अंदर जो ड्रग आती है सल्फामोइल डेरिवेटिव के अंदर वो है फ्यूरोसेमाइड। इतना याद कर दो बहुत। ठीक है, अगला दूसरी है मीडियम एफिकेसी डेरिवेटिव, मतलब इसकी एफिकेसी 100 है, मीडियम है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये क्या कर रही है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ब्लॉक कर देगी। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर कहाँ था, अर्ली डीसी। वेरी गुड, सब याद है। अर्ली डीसीटी में आपका सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर सिम्पोर्टर था। ये क्या कर रहा था, सोडियम और क्लोराइड यानी सॉल्ट को वापस खींच दे रहा था, बॉडी में कर रहा था। तो ये जो मीडियम एफिकेसी डाययूरेटिक आएंगी, ये इन दोनों चैनल, इस चैनल को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से सॉल्ट का वापस से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगा, सारा बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये याद कर दो बेंजोथायाजीन, ये देखो थायाजाइड से आती है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत है, सिर्फ थायाजाइड याद रखो।
थायरासाइड के अंदर जो ड्रग आती है हाइड्रोक्लोरथायरासाइड, नाम से ही पता चल रहा है थायरासाइड है, हाइड्रोक्लोर लगा दो तो हाइड्रोक्लोरथायरासाइड। उसके बाद बेंजथायरासाइड, ठीक है, कोई भी दो ड्रग याद रख लो, हाइड्रोक्लोरथायरासाइड, बेंजथायरासाइड, ठीक है, और ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायरासाइड और बेंजथायरासाइड किसके अंदर आए, थायरासाइड। दूसरे है थायरासाइड लाइक, मतलब ये थायरासाइड की ही तरह है, मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा कुछ तो इसके अंदर क्लोरथैलिडोन याद रख लो, क्लोरथैलिडोन, ठीक है, क्लोरथैलिडोन याद रख, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो इंडामामाइड, क्लोपामाइड, मेटोलाजोन, जीपामाइड, क्लोरथायरासाइड, ठीक है, क्लोरथायरासाइड, अरे ये थायरासाइड ही याद रख लो, क्लोरथायरासाइड, ये हाइड्रोक्लोरथायरासाइड का, मतलब अपने हिसाब से कोई भी दो ड्रग याद कर लेते, ठीक है। उसके बाद तीसरे है वीक, मतलब ये हल्के फुल्के से इफेक्ट है इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब बताओ मुझे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट था, पीसीबी, हाँ, और वो क्या कर रहा था, बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब कर दे रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया तो उसने वो क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो आपका एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा। अगर वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या बाइकार्बोनेट का रीएब्सॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं, बाइकार्बोनेट का रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी यूरिन है वो बहुत ज्यादा बेसिक होगी, एल्कलाइन होगी, क्यों, बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेस होता है ना, बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेस होता है, एसिड है, एसिड है, कौन कह रहा है एसिड होता है, किसी ने कहा, सबको पता है ना, बाइकार्बोनेट आपके बेस होते हैं, ठीक है। क्यों, जब आप लोगों ने इनो पीते हैं ना सब लोग, इनो में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही तो होता है, तो इनो क्या करता है, एंटासिड है, तो पेट में जो एसिड बना होता है उसको न्यूट्रल करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब पियोगे तो बेस एसिड को न्यूट्रल कर देगा, आपकी एसिडिटी कभी तो ठीक होती है, ठीक है। तो जो बेस है, अब आपने क्या किया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को आपने इनहिबिट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट बॉडी में नहीं गया, तो बाइकार्बोनेट कहाँ आएगा, यूरिन के साथ बाहर, तो जो आपकी यूरिन होगी वो कैसी होगी, बेसिक, ठीक है, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसको हम यूज क्यों करेंगे, यूज कहाँ करेंगे इसका, सोचो, किसी ने एसिड ड्रग ले ली है, किसी ने जहर ले लिया, पॉइजन ले लिया, ठीक है, उस पॉइजन का जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको यूरिन को बेसिक कर दोगे, ठीक है, जैसे अगर आपने कोई पॉइजन लिया, वो पॉइजन ये किडनी के थ्रू नेफ्रॉन में आया, अब नेफ्रॉन से वो वापस भी तो बॉडी में जाएगा ना, तो अगर और वापस से अगर बॉडी में जाएगा तो बेचारा वैसे ही मर रहा था और दोबारा से रीअब्जॉर्ब होकर और बॉडी में चली गया तो पेशेंट तो मर जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया, इसने क्या किया, यूरिन को बेसिक बना दिया, ऊपर से आपने एसिडिक पॉइजन लिया था आपने, इसने यूरिन को बेसिक बना दिया, तो नल कर दिया ना, तो वो एसिड बाहर आ जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो अगर कोई भी एसिडिक पॉइजन का केस होता है तब हम इसको दे सकते हैं एसिटाजोलिन। इसके बाद है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। स्पेयर का मतलब होता है बचाना, ये क्या करते हैं, पोटेशियम को बचाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, नाम में ही पता चलता है ये एल्डोस्टेरॉन को खत्म कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा, उसका दुश्मन है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, इसमें ड्रग का नाम याद रखो, स्पिरोनोलैक्टोन, ठीक है, स्पिरोनोलैक्टोन, ठीक है, याद कैसे रखोगे, स्पिरोनोलैक्टोन। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखोगे, ये 89, 91, 93, 97 इन सब के क्वेश्चन पेपर में आ रहा है इसके बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, ओके, लेकिन आप लोग ये ड्रग याद रखो, ठीक है। ये ड्रग क्या है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, और ये क्या करेगा, पोटेशियम को बचाती है काइंड ऑफ, और बाकी सब चीज़ों को बाहर निकाल देगी, सब ये रहने दो। उसके बाद ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर करके, जैसे आपने मेनिटॉल सुना होगा, मेनिटॉल का इंजेक्शन लगता है किसी को, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स में आ गया आपका मेनिटॉल, ठीक है, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, आइसोसॉल्बाइड, कोई भी याद रखो। उसके बाद लास्ट में ज़ैंथीन, ज़ैंथीन थियोफाइलिन। अब जैसे चाय कॉफ़ी आप लोग पीते हो, उसके बाद यूरिन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो क्या है, थियोफाइलिन, ज़ैंथीन होता है, ठीक है। तो चाय पीने के बाद, वो चाय क्या है, आपकी चाय पत्ती में क्या होता है, कैफीन वगैरह होता है, तो वो क्या करते हैं, एक डायूरेटिक की तरह काम करते हैं, माइल्ड डायूरेटिक की तरह, इसलिए तो जब आप चाय पीते हो बहुत ज़्यादा यूरिन आती है आपको, ठीक है, तो वो सब जल्दी की कैटेगरी में आ गए थियोफाइलिन, ठीक है।
अब हम इनके बारे में एक करके देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं सबके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लूप डायवर्सिटी, ठीक है। लूप नाम है तो लूप ऑफ हिंडले में काम करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा बाइंड्स टू, अब लूप डायवर्सिटी में नाम बताओ तो कोई भी ड्रग का, अभी आप लोगों ने देखा बगल से लेके बता दो, फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। ड्रग का नाम मैं नहीं बताऊंगी, ड्रग का नाम आप लोग बताओगे, मैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो लूप डायवर्सिटी में चलो हम बात करते हैं लेसिक्स फ्यूरोसिमाइड की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा आपके, मैंने कहा था सोडियम पोटेशियम क्लोराइड 2 क्लोराइड, ये असेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले में ये चैनल होते हैं और ये क्या करेगा उन चैनलों के साथ बाइंड करके उनको ब्लॉक कर देगा, उनको ब्लॉक करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो सोडियम जो क्लोराइड, ठीक है, जो मैग्नीशियम वगैरह है उन सबके एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, मतलब यूरिन में उनको ज्यादा से ज्यादा निकालेगा, बॉडी में वो जा ही नहीं पाएंगे तो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इसमें एक याद करने वाली चीज ये है कि डिक्रीज ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, ये क्या करता है जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बना होता है ना, यूरिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर देता है। जो नॉर्मली यूरिन के साथ यूरिक एसिड निकल रहा होगा ये उसको निकलने नहीं देगा, ये इसका साइड इफेक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में आपके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगेगा, जिसको कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया, ये इसका साइड इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि फ्यूरोसिमाइड, आप कहोगे कि बहुत बढ़िया है, आप बोलोगे कि सारे सॉल्ट को यूरिन में निकाल देता है हमारे को, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि आपका जो यूरिक एसिड है उसको भी वो बॉडी में रोके रखेगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाएगा। उस केस को कहते हैं हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा होना, यूरी मतलब यूरिक एसिड की बात करें, सीमिया, ईमिया जो है वो उसका मतलब होता है ब्लड, ईमिया से कहने का मतलब है ब्लड, ठीक है। तो यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ जाएगा, ये करेगा। अब इसके बाद इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा अब सुनो, इसने क्या किया, इस चैनल को ब्लॉक कर दिया, इस चैनल में पोटेशियम भी है, ठीक है, पोटेशियम को भी ब्लॉक कर दिया, तो पोटेशियम क्या होगा यूरिन के साथ बाहर को आएगा, तो बॉडी में पोटेशियम की कमी नहीं होगी, सारा पोटेशियम तो यूरिन के साथ बाहर आ गया, तो बॉडी में पोटेशियम की कमी होगी ना, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपो मतलब कमी, कैलेमिया मतलब पोटेशियम, और मिया मतलब ब्लड में पोटेशियम की कमी हो गई, ठीक है। नॉर्मली अच्छा खासा यूरिन से पोटेशियम ज्यादा था बॉडी में, इस चैनल के थ्रू इसने इस चैनल को ही बंद कर दिया, अब यूरिन से पोटेशियम बॉडी में नहीं जा पाया और सारा पोटेशियम यूरिन के थ्रू बाहर आ गया, जिसकी वजह से बॉडी में पोटेशियम की कमी हो गई। उस केस को मेडिकली आप लोग क्या कहोगे, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया। उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया क्योंकि होता है इसमें, ये क्या कर देता है, इनके अलावा ये कैल्शियम को भी बाहर निकाल देता है यूरिन के साथ, ये याद करने वाली चीज है, कैल्शियम को भी बाहर निकाल देता है यूरिन के साथ। तो सारा कैल्शियम बाहर आ गया तो बॉडी में जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना, उसको क्या कहेंगे, देखो हाइपो मतलब कमी, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम को कैल्सीमिया, और मिया मतलब ब्लड, ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा अच्छा ये बताओ मैग्नीशियम, ये क्यों लिखा है इसने हाइपोमैग्नीसीमिया, कौन बताएगा मुझे क्यों लिखा है, बताओ। मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, क्यों कमी हो रही है, वेरी गुड, उसके एक्सक्रीशन को वो बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि मैग्नीशियम की बॉडी ब्लड में कमी हो गई, इसलिए क्या है कि हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जामों में पूछता है फार्मासिस्ट एग्जाम में कि जो ये फ्यूरोसिमाइड है इसकी मेजर टॉक्सिसिटी तो वो होती है ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी यानी कान में, हियरिंग में समथिंग कोई टॉक्सिसिटी करता है, ठीक है, तो ओटोटॉक्सिसिटी ये करता है। इसके अलावा हाइपरयूरिसीमिया क्यों लिखा है बताओ, हाइपरयूरिसीमिया, हाँ यूरिक एसिड बढ़ा दे रहा है, मैंने कहा ना फ्यूरोसिमाइड क्या करता है, यूरिक एसिड को निकालने नहीं देता है, तो वो ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, इसीलिए इसने क्या लिखा, हाइपर मतलब ज्यादा होना, यूरिक एसिड का यूरिसीमिया, कहाँ पे ब्लड में, तो हाइपर यूरिसीमिया, तो ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। इसके अलावा इसके यूजेस, अब कहाँ यूज करेंगे, क्यों क्या यूज है इसका, तो मैंने कहा एडेमा मतलब सूजन हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर जो हमारे को डिपॉजिट हो जाएगा वो हो गया एडेमा। तो अगर रीनल, ठीक है, रीनल, हिपैटिक और रीनल मतलब होता है किडनी, ठीक है, हिपैटिक मतलब होता है लीवर, और कार्डियक मतलब होता है हार्ट। इन तीनों जगह पे अगर एडेमा है, इन तीनों जगह पे अगर पानी डिपॉजिट हो गया है, सॉल्ट डिपॉजिट हो गया है, उस केस में हम लोग फ्यूरोसिमाइड देंगे। अगला हाइपरकैल्सीमिया,
अगर ये क्या कर रहा था फ्यूरोसिमाइड, कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा दे रहा था, कैल्शियम को बाहर निकाल देना था ना। अगर किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया, उसके ब्लड में कैल्शियम बहुत बढ़ गया, उसकी पथरियां भी हो गई हैं, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया, उस केस में भी हम लोग फ्यूरोसिमाइड देंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम को तो बाहर निकाल दे रहे हैं ना, इसलिए इसको हाइपर कैल्सीमिया के केस में भी देंगे। तीसरा हाइपरटेंशन, अगर किसी का बीपी बढ़ गया है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग क्या देते हैं? फ्यूरोसिमाइड। ठीक है, ये समझ आया फ्यूरोसिमाइड? सिर्फ पूजा को, प्रियंका को, कशिश को, तुम दोनों को नहीं आया? किरण और वो ममता आया? ममता पूछूंगी अभी। हाँ, और हिमानी आ गया पक्का? और पीछे नीरज नहीं आया? और वो दिनेश थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। निखिल एक बार बता। अच्छा सुनो, तुम लोगों को ये तो पता है ना, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पता है ना, जो ऊपर भी जा रहा था, उसमें चैनल थे, याद है? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वाले चैनल थे, ठीक है, जिनको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है वो देखो, वो चैनल थे। देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। ये था लूप ऑफ हेनले, ये था, ये ऊपर को जा रहा था, तो ये क्या हो गया? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर कुछ चैनल है, कौन से? सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड। इसको क्या हो गया? ये तो उससे कनेक्ट है ना, ठीक है, और ये है क्लोराइड, ठीक है, ये तीन चैनल है, ये है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये चैनल की वजह से क्या हो रहा था? जो यूरिन में तुम्हारे जो भी सॉल्ट थे, ये वापस से बॉडी में चले जाए, ऐसा हो रहा है, ठीक है। हमें सॉल्ट को वापस बॉडी में जाने से रोकना है, इसीलिए तो हम फ्यूरोसिमाइड दे रहे हैं। तो इसने क्या किया? ये ड्रग आई फ्यूरोसिमाइड, इसने क्या किया? इन तीनों चैनलों को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये चैनल बंद हो गए, तो अब बताओ यूरिन से सॉल्ट बॉडी में जा पाएंगे? किससे जा रहे थे? इन्हीं दरवाजों से तो जा रहे थे, यही बंद हो गए तो अब नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इस और नहीं जा पाएंगे तो यही यूरिन के साथ बाहर से निकल जाएंगे, ठीक है, इतना समझ आया? अब मैंने कहा, अब यूरिन के साथ क्या क्या चीजें निकल रही है? सोडियम निकल रहा है, क्लोराइड निकल रहा है, ठीक है, और पोटेशियम निकल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम भी निकलेगा, इसके अलावा मैग्नीशियम भी निकलेगा, ये सारी चीजें निकल रही है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने यही चीज लिखी है कि ये निकल रहा है, तो इसकी वजह से देखो, अगर पोटेशियम बाहर पे निकल गया तो बॉडी में कमी हो जाएगी ना, उसकी सब बाहर पे चल जाएगा, तो हमारे ब्लड में तो कमी हो जाएगी, इसलिए उसको मैंने कहा हाइपोकैलेमिया। कैले मतलब इसका मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, और ईमिया मतलब होता है ब्लड, और हाइपो मतलब कम, ब्लड में कम हो गया क्योंकि सब बाहर निकल गया, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया, उसने क्या निकाला है? कैल्शियम भी तो बाहर निकाला है, तो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया। उसके अलावा मैग्नीशियम भी तो बाहर निकाला है, तो ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो गई, इसलिए हाइपोमैग्नीसीमिया। उसके अलावा मैंने कहा कि कार्बन में टॉक्सिसिटी करता है, तो ओटो टॉक्सिसिटी हो गया। उसके अलावा एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जो यूरिक एसिड है उसको भी बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है, तो यूरिक एसिड को भी बॉडी के अंदर ही रोके रहेगा, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ा देगा, इसलिए इसको लिखा मैंने हाइपरयूरिसीमिया, ठीक है। ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। इसके अलावा इसकी यूजेस
अगर बॉडी में तुम्हारी सूजन है, किडनी में सूजन है, लीवर में सूजन है, या फिर तुम्हारे हार्ट में सूजन है, तो उस केस में हम लोग देंगे हाइपर। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया है तब भी तो हम इसको देंगे, क्योंकि ये तो कैल्शियम को बाहर निकाल दे रहे हैं ना, तो हाइपर कैल्सीमिया के केस में भी हम ये देंगे। और जिसका बीपी बढ़ा हुआ है उसका बीपी कम करने के लिए भी हम इसको हाइपरटेंशन के केस में देंगे। यही है बस फिर काम बस उसी चैनल को बंद करना है बस। ठीक है, आया समझ में? दूसरी जो ड्रग है ये वाला हो गया। ठीक है, अब मीडियम एफिकेसी है इसमें थायराइड देख लेते हैं। थायराइड क्या करता है? तो थायराइड आपका क्या कर रहा है, इसको डाल। थायराइड आपका क्या कर रहा है कि जो आपके सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर है ना अर्ली डीसीटी में, अर्ली डीसीटी जानते हो ना? हाँ, तो अर्ली डीसीटी में ये है हमारा अर्ली डीसीटी। ठीक है, इधर पर तो सोडियम क्लोराइड वाले चैनल जो कि सोडियम और क्लोराइड को वापस से बॉडी में ले जा रहे हैं, ब्लड में ले जा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, अगर इन चैनलों को मैंने यहाँ ब्लॉक कर दिया तो सोडियम क्लोराइड क्या ब्लड में जा पाएंगे? नहीं। कहाँ जाएंगे फिर? वो यूरिन के साथ बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वही बात ये कह रहा है कि जो थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं, थायराइड में नाम बताओ किसी का भी, हाइड्रोक्लोरथायराइड। ठीक है, किसी का भी नाम बोलो। हाँ, तो ये ड्रग आएंगी, ये ड्रग क्या करेंगी, अर्ली डीसीटी में जाएंगी, वहां जो सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर है, जो वो चैनल है, उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से यूरिन से सोडियम और क्लोराइड वापस से बॉडी में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है ये। और इसकी वजह, और इसके अलावा मतलब ये यूरिन में सॉल्ट्स के रिलीज को निकाला, मतलब इंक्रीज कर देंगे। इसके अलावा अब चीज समझने वाली क्या है, देखो, जैसे आप लोगों ने फ्यूरासिमाइड देखा इससे पहले वाली ड्रग, वो क्या कर रही थी, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या कर रही थी, कैल्शियम को क्या कर रही थी, फ्यूरासिमाइड हाँ उसके रिलीज को बढ़ा दे, एक्सक्रीशन को बढ़ा देती थी। इसी तरीके से ये जो थायराइड है ना, ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देगी, ये कैल्शियम को बाहर नहीं निकलने देती, उसका उल्टा काम करती है। ठीक है, तो दे डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, कैल्शियम को एक्सक्रीट नहीं होने देगी। यूरिक एसिड सिक्रीशन, और यूरिक एसिड का सिक्रीशन तो वो भी कम कर दी थी, बॉडी में ही तो इकट्ठा कर देती थी। इसी तरीके से ये भी यूरिक एसिड को ब्लड में बढ़ा देगी, बाहर नहीं निकलने देगी, लेकिन साथ में ये कैल्शियम को भी बाहर नहीं निकलने देगी, लेकिन मैग्नीशियम को निकल देगी। ठीक है, जैसे आपके फ्यूरासिमाइड थे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाहर फेंक दे रहे थे यूरिन के साथ। ठीक है, और वो यूरिक एसिड को नहीं जाने दे रहे थे बाहर, ये हो रहा था फ्यूरासिमाइड में। थायराइड क्या करेंगे कि मैग्नीशियम को तो बाहर फेंक देंगे, लेकिन कैल्शियम और यूरिक एसिड को बाहर नहीं जाने देंगे, उसको बॉडी में इकट्ठा कर देंगे। बस ये समझने वाली चीज है। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट समझो। अब जैसे इसमें भी सॉल्ट बाहर जा रहा है, तो जो पोटेशियम है उसकी कमी हो जाएगी, तो हाइपोकैलेमिया उसी की तरह। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम को भी तो बाहर कर रहा है ना, तो ब्लड में मैग्नीशियम की भी कमी होगी, तो इसलिए हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया क्यों लिखा है इधर बताओ? क्योंकि कैल्शियम को बढ़ा रहा था बॉडी में, उसको बाहर नहीं जाने दे रहा था, इसलिए ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया। इंपोर्टेंस का मतलब कोई जानता है? इंपोर्टेंस का हिंदी मीनिंग होता है, जैसे क्या कह सकते हो, मेल इनफर्टिलिटी, मेल्स में इनफर्टिलिटी करना। ठीक है, उसको हिंदी में कोई बता पाएगा? मेल्स इनफर्टिलिटी को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंस, ये बहुत कॉमन टर्म है। अरे जिस मेल के बच्चे नहीं हो पाते हैं वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में? जो भी इनफर्टिलिटी समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मेल्स में इनफर्टिलिटी आ जाएगी अगर वो थायराइड को लेते हैं, इसलिए ये मेल्स को नहीं दिया जाता, कम दिया जाता है। सो नॉट प्रिफर टू यंग में, जो जवान लड़के होते हैं, मेल्स होते हैं, उनको ये प्रिफर नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी कर देता है। ठीक है, नहीं आना मेरे दिमाग में। यूजेस कहाँ? ब्लड प्रेशर कम करता है तो हाइपरटेंशन में। अच्छा, हाइपरकैल्सीमिया इसका क्या मतलब है बताओ?
यूरिन में कैल्शियम ज्यादा। वेरी गुड पूजा। जिसके यूरिन में कैल्शियम बहुत आता है, यूरिन टेस्ट के लिए देते हो ना आप लोग, तो लैब में आपके यूरिन को देखा जाएगा, किसी के यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम निकलता है, तो उसको क्या होगा, उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी ऐसे यूरिन के साथ आते रहेगा। तो उन पेशेंट को हम लोग थायराइड देंगे। थायराइड कैल्शियम को बाहर निकलने नहीं देता है, इसलिए इसको आप देते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया के केस में। इसके अलावा एडिमा, ठीक है, बॉडी में सूजन वगैरह हो रही है तो ये सॉल्ट को बाहर निकाल देता है, इसलिए ये एडिमा के केस में। ठीक है, देन ये दो में किसी को कंफ्यूजन, लूप डाययूरेटिक और थायराइड में सबको आ गया समझ में? अब इसको पढ़ लो के ना, नोट्स तो तुम्हारे पास है तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं भेज देना था ग्रुप में डाल दो। उसके बाद में अगला कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, अगली कैटेगरी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जो माइल्ड वाले थे, उसमें है फर्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। नाम में ही पता चला है कि जो ऐसे ड्रग जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता था कुणाल, क्या करता था कार्बोनिक एनहाइड्रेस? किसको? बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऐसा एंजाइम था जो कि पीसीपी में था और ये क्या करता था, बाइकार्बोनेट्स को बॉडी में रीएब्सॉर्ब करते थे। अगर इस एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यूरिन में ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट्स आएंगे और तुम्हारी यूरिन जो है अल्कलाइन होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि इनहिबिट ल्यूमिनल कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारी यूरिन होगी वो अल्कलाइन होगी, यानी बेसिक होगी। ठीक है, उसके अलावा यूज है वो टू अल्कलाइन यूरिन इन एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग। ठीक है, कोई एसिडिक ड्रग से अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसके यूरिन को बेसिक बनाने के लिए हम लोग ये ड्रग यूज करते हैं। इसमें ड्रग का नाम किसको याद है, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, उसके अलावा एडेमा के केस हम लोग दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, इसमें है मैग्नीडोल। ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल, मैग्नीडोल वगैरह, आइसोसल्फाइड। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं इस वाले लोकेशन में, डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडले। क्यों डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडले से क्या अंदर को जा रहा था, पानी, वाटर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक यहाँ पे आएगी और जितना भी पानी अंदर को जा रहा था, रीएब्सॉर्ब हो रहा था, उस पानी को खींच लेगी और यूरिन के साथ बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक ये क्या करती है, हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडले में काम करती है। ये क्या करेगी, ड्रॉ वाटर फ्रॉम टिश्यूज बाय ऑस्मोटिक एक्शन, ये खींच देगी पूरा, मतलब सॉल्ट है वहाँ, कुछ ऐसा जाल बिछाएगी, जहाँ जहाँ सॉल्ट जाता है वहाँ वहाँ पानी आता है, पता है ना सबको। तो यहाँ पर वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से जितना भी टिश्यू में पानी होगा सारा पानी आ जाएगा यहीं पे, और इसकी वजह से वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वाटर और सॉल्ट का एक्सक्रीशन करा देगी। ठीक है, तो ये आपके ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, इसका भी सेरेब्रल मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, इस वाले एरिया में अगर एडिमा है, पानी वानी भर गया है, तो ये वहां से पानी खींचने में मददगार होती है। ठीक है, अगली जो ड्रग है लास्ट वाली, वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब पोटेशियम को बचाने वाली। आप लोगों ने सारे डाययूरेटिक देखी होगी, आपने देखा होगा कि हाइपोकैलेमिया हो रहा है, सब में पोटेशियम यूरिन में ज्यादा चले जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जा रही है। लेकिन हमारी बॉडी में पोटेशियम की तो जरूरत के लिए हमें जरूरी चाहिए। क्यों, आप लोगों ने एक्शन पोटेंशियल, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था ना, अंदर सेल के अंदर क्या होती है, पोटेशियम भी तो होती है, वही तो मेंटेन करे रहती है सब रेस्टिंग ना। तो अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो फिर सारी चीजें बिगड़ जाएगी, तो हमें पोटेशियम को भी तो बचाना है, तो उसके लिए पोटेशियम स्पेयरिंग डाइट। इसमें क्या है, जो तुम्हारे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, मैंने बात की एल्डोस्टेरोन कहाँ पे काम कर रहा था, लेट डीसीटी में, तो इसीलिए these drugs act in the late distal convoluted tubule, यानी लेट डीसीटी में ये ड्रग काम करेंगी और कलेक्टिंग डक्ट में काम करेंगे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन वहीं पे काम कर रहा था। अब इसमें है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग, मतलब ये ऐसी ड्रग है जो कि एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देंगी, उसके अगेंस्ट काम करेंगे। अगर तुम्हारा एल्डोस्टेरोन सॉल्ट को वापस ले जा रहा है, ये एल्डोस्टेरोन का उल्टा काम करेगी, सॉल्ट को यूरिन के साथ बाहर फेंक देगी। ठीक है, तो इस वजह से ड्रग का नाम है स्पिरोनोफ्लैविन। ठीक है, ये ड्रग क्या करती है, आप देखो इसकी मैकेनिज्म मैंने ये शॉर्ट में लिखी है, कैसे समझोगे, पहले समझो क्या है, फिर आप लोगों को आ जाएगा। देखो, जो लेट डीसीटी होता है और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, वो भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। उस सेल के अंदर
Aldosterone enters the cell of distal tubule like a collecting duct and in cytoplasm binds with the mineralocorticoid receptor. ठीक है, देखो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है सपोज लेट डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसके सबसे पहले एल्डोस्टेरोन आएगा, ठीक है, इस सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सबको पता है ना, साइटोप्लाज्म होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है, ऐसा ही होता है। तो एल्डोस्टेरोन आएगा, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसको एक रिसेप्टर मिलेगा, ठीक है, इसको एक क्रिस्टल मिलेगा, एमआर मतलब होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, रिसेप्टर का नाम है, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। ये कहाँ पर है, जो सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसी में तैर रहा है रिसेप्टर, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन सेल के अंदर जाएगा, इस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एल्डोस्टेरोन एंटर्स द सेल साइटोप्लाज्म में और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर गया, फर्स्ट लाइन में मैंने वही, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनेगा, ये एमआर मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, एएल मतलब एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए तो इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये दोनों कहाँ एंटर करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मिले कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और मिलने के बाद इन दोनों ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया और ये दोनों कहाँ चले गए फिर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों ने क्या बनाया, एआईपी, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इन लोगों ने क्या बनाया, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन एआईपी, ठीक है, ये बना। अब जो एआईपी जो ये बना है, इसका क्या काम होता है, ये सोडियम और पोटेशियम मतलब सोडियम को वापस बॉडी में ले जाता है और पोटेशियम को बाहर फेंक देता है नॉर्मली, ठीक है। वापस ये क्या कर रहा है, सोडियम को बॉडी में ले जा रहा है और सोडियम की जगह पोटेशियम को बोल रहा है तुझे निकल, तो उसको यूरिन के साथ बाहर फेंक दे रहा है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को इतना पता था ना कि एल्डोस्टेरोन सोडियम को लेके जा रहा था, अब पता चला कैसे लेके जा रहा है। एल्डोस्टेरोन सेल के अंदर गया, सेल के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर थे, उसके साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, वो कॉम्प्लेक्स कहाँ गया, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में उसने क्या बनाया, एआईपी। एआईपी ने क्या, जैसे एआईपी बना, एआईपी ने क्या कर दिया, सोडियम को ले गया खींच के बॉडी के अंदर और उसकी जगह पोटेशियम को पटक दिया बाहर, ठीक है, यूरिन के साथ निकलने के लिए। तो नॉर्मली ये हो रहा है। अब क्या, अब कहानी शुरू होती, अब आएगा कहानी का ट्विस्ट, ये स्पिरोनोलैक्टोन, ठीक है, लैक्टोन आया। अब ये क्या है ना, जो ये है ये दिखने में एल्डोस्टेरोन की तरह है, ठीक है, जो ये लैक्टोन है ये देखने में किसकी तरह है, सेम एल्डोस्टेरोन की तरह। तो अब क्या होगा, अब होगा धोखा, एल्डोस्टेरोन की जगह ये चले जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ, ठीक है। एल्डोस्टेरोन को जाना चाहिए था मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ, लेकिन उसकी जगह पे कौन चले गया, लैक्टोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर भी नहीं पहचान पाया क्योंकि ये भी उसी की तरह दिखता है, एल्डोस्टेरोन की तरह। तो स्पिरोनोलैक्टोन चले गया, उसने मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना दिया। अभी है तो ये खरीदी, तो इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एआईपी नहीं बनेगा। तो एआईपी नहीं बनेगा तो एआई क्या हो रहा था, काम उल्टा हो जाएगा। वो सोडियम खींच रहा था, पोटेशियम धकेल रहा था, ये क्या कर देगा, पोटेशियम खींचेगा, सोडियम को धकेल देगा। तो ये जस्ट इसे क्या किया, स्पिरोनोलैक्टोन आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एल्डोस्टेरोन। कॉम्पिटिटिव मतलब कि वो दिखने में उसी की तरह है, ठीक है, तो वो है। और वो क्या करेगा, उस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर देगा। बाइंडिंग करने के बाद वो ये लैक्टोन हो गया और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर दोनों न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, और क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन तो है नहीं तो एआईपी बनेगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ एआईपी, ठीक है, किसके द्वारा, इस लैक्टोन के द्वारा, जिसकी वजह से सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा और पोटेशियम का रिटेंशन हो जाएगा। तो ये इसका काम है ना, इंटरेस्टिंग काफी। तो ये हो गया आपका ये। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, आप देखो, पोटेशियम को इसने बॉडी में रोके रखा है, तो इसलिए क्या हो गया, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज्यादा हो गया। हिरोटिज्म, क्या होता है हिरोटिज्म, हेयर्स आ जाता है, लड़कियों को देखा होगा मेल हार्मोन कभी कभी आ जाता है तो दाढ़ी वाड़ी नीचे ऐसे कुछ आता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में कहते हैं हिरोटिज्म। इसके अलावा इंपोर्टेंस, ठीक है, इंपोर्टेंस, इनफर्टिलिटी मेल्स में हो गई, याद है नपुंसकता समथिंग होता है जो भी। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है क्योंकि ये क्या है, एक हार्मोन है,
लैक्टोन रिंग है इसमें, ठीक है। तो ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके साथ काइंड ऑफ वैसे एक्टिविटी करता है, तो इसलिए। उसके बाद है यूजेस में क्या हो गया, एडेमा के केस में कब देंगे, सूजन है बॉडी में एडेमा, या फिर बीपी बढ़ गया है तो उस केस में हम लोग इसको देंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पूरे डाययूरेटिक की। हम लोगों ने देखा डाययूरेटिक्स क्या होता है, पहले देखा किडनी के फंक्शंस, उसके बाद हमने देखा डाययूरेटिक क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा हमारी किडनी के अंदर जो छोटी छोटी यूनिट है नेफ्रॉन, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से फिल्टर करती है, उसके सारे पार्ट्स देखे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ड्रग, डाययूरेटिक मतलब ऐसी ड्रग जो कि सॉल्ट और वाटर को बाहर फेंक देती है, ठीक है, बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं होने देती है। फिर हमने अलग अलग जो हाईली इफेक्टिव थे, मॉडरेट थे और जो बहुत माइल्ड थे, वो सारे ड्रग्स देखी, उन ड्रगों के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन देखी क्या क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट देखे, उसके यूजेस देखे। अब इसमें सिर्फ बच जाते हैं स्ट्रक्चर में कल करूंगी और कल हम दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले